मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए दोस्तों, मुश्किलों से हमने भागना नहीं है, क्योंकि अगर हम मुश्किलों से भाग गए तो फिर हमें हर पल इम्तिहान देना पड़ेगा। इसलिए अपनी मुश्किलों का डटकर सामना कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। मेरा नाम है आशा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। भारतीय संविधान में जो सरकार बनाई गई है, भारतीय संविधान में जो सरकार है, यह वह सरकार है जो संसद के माध्यम से क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है। जैसे राज्य में विधानमंडलों के माध्यम से राज्य सरकार काम करती है, और हर कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत होती है। और धन का लेखा जोखा रखने के लिए ही एक संवैधानिक पद बनाया गया है, और यह संवैधानिक पद कौन सा है, कैग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैग भी कहते हैं, CAG कैग। ठीक है। तो यह वह धन होता है जो सरकार अपने कार्यों के लिए व्यय करती है, और यह धन किसका धन होता है, जनता का धन होता है, सार्वजनिक धन होता है। और यह धन सही रूप से व्यय हो रहा है, जिसे चाहिए उसे प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। इस सब की देखरेख कौन करता है, कैग करता है। ठीक है। तो कैग का पद क्यों बनाया गया है आखिर? तो दोस्तों, कैग का पद लोकतंत्र को एक मजबूत आधार देने के लिए बनाया गया है। सरकार में जनता का विश्वास बना रहे, इसके लिए कैग का पद बनाया गया है, और इसके लिए ये संविधान में यह कैग का पद बना है। अब अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 148 में कैग का पद का वर्णन है, और अनुच्छेद 149 में कैग के कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब पूरे भारत में जो लेखा परीक्षण होता है, अब अलग अलग जगह पे कैग का पद नहीं है। पूरे भारत में जो लेखा परीक्षण होता है, चाहे वह केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, दोनों स्तरों पर लेखा परीक्षण जो करने वाला व्यक्ति होता है वह एक होता है। ठीक है। तो लेखा परीक्षण जो होता है उसका मुखिया कैग होता है, और वो व्यक्ति सिर्फ एक होता है, हर जगह पर अलग अलग नहीं होता है। तो कैग को इसलिए बनाया गया है जो सार्वजनिक धन या लोक वित्त का संरक्षण कर सके, जो जनता का धन है उसका संरक्षण कर सके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है कि संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वह कैग है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद कैग का है, क्योंकि यह जनता के धन की देखरेख करता है। व्यय कहाँ हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं ऐसे ही तो धन को व्यय नहीं कर दे रहे हैं, तो इसके लिए कैग का पद बनाया गया है। कैग का पद स्वतंत्र है। ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है, प्रसाद पर्यंत नहीं होता है कि जब चाहे उसके पद से हटा दिया जाए, तो यह स्वतंत्र होता है। ठीक है। प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। अब कैग की नियुक्ति, कैग की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और यह नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति भी किसकी सलाह पर करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। इसके बाद शपथ, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है या जो कैग होता है, तो उसे शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्याग पत्र भी, कैग अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनका कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब 6 वर्ष का कैसे हम अंदाजा लगाएंगे, 6 वर्ष का कैसे होता है? तो दोस्तों, जैसे अगर यह 50 साल में कैग के पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है, तो 6 साल मतलब 56 साल में इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। और अगर 60 साल में होते हैं तो तब भी या तो 6 वर्ष होना चाहिए या 65 वर्ष से अधिकतम आयु होती है। ठीक है, कैग के पद को धारण करे रहने की।
तो अगर 50 साल में बनते हैं तो 56 साल में ये रिटायर हो जाएंगे, और अगर 60 साल में बनते हैं तो ये 65 साल में रिटायर हो जाएंगे, चाहे 6 साल पूरे हुए हों या ना हुए हों। 65 वर्ष है उसकी आयु, ठीक है। तो कार्यकाल में 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूर्ण हो जाती है तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। जैसे कैग के पद में किसी व्यक्ति की नियुक्ति 50 वर्ष की आयु में होती है, तो 6 वर्ष में इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो 56 वर्ष में यह रिटायर हो जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में कैग का पद धारण करता है तो 6 साल चाहे पूरे हुए हों या ना हुए हों, 65 वर्ष की आयु में इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो कैग के पद पर हटाने की प्रक्रिया, अगर कैग अपने कार्य को करने में असमर्थ हैं, ठीक है, उनके कार्य उनके अगर कैग के कार्य असंवैधानिक है तो जो उनको हटाने की प्रक्रिया होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही होती है, ठीक है। तो हटाने की प्रक्रिया में क्या आएगा? अगर वह अपने कार्य को करने में असमर्थ हैं या वह कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। किसकी तरह? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह इन्हें हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में संसद दोनों सदनों में बटी होती है, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव को पारित किया जाता है। दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। और फिर एक कमेटी को गठित किया जाता है। कमेटी को जांच के लिए गठित किया जाता है कि जो भी कैग अधिकारी के ऊपर आरोप लगे हैं वह सही है नहीं है। अगर यह कमेटी प्रूफ कर देती है कि न्यायाधीश ने किसी प्रकार का कदाचार किया है तो यह प्रस्ताव दोनों सदनों में पास किया जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। तो अगर कैग कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं तो उसके लिए एक कमेटी बैठाई जाती है, और अगर कमेटी यह प्रूफ कर देती है कि हाँ जो इन पर आरोप लगे हैं वो सही हैं, तो फिर दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पास किया जाता है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उन्हें हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 149 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में चाहे केंद्र स्तर हो, ठीक है, चाहे राज्य स्तर हो, दोनों में लेखा परीक्षण करने वाला व्यक्ति एक ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली क्लास में नहीं, सॉरी, अभी बताया था ना थोड़ी देर में, तो एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। अब संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में पढ़ते हैं। तो संचित निधि अनुच्छेद 266 और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के लिए जो धन व्यय होता है, चाहे वह केंद्र सरकार की संचित निधि और आकस्मिक निधि के लिए हो या राज्य सरकार के लिए, दोनों में कैग की नजर होती है, ठीक है। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि में जो भी व्यय किया जाता है, ठीक है, जो धन व्यय होता है, चाहे वह केंद्र सरकार की संचित आकस्मिक निधि के लिए या राज्य सरकार की, दोनों में कैग की नजर होती है। फिर केंद्र स्तर पर जो लेखा परीक्षण होता है वह कार्य राष्ट्रपति को सौंपते हैं। केंद्र स्तर पर जो लेखा परीक्षण होता है राष्ट्रपति को कार्य सौंपते हैं और राष्ट्रपति उस लेखा परीक्षण को संसद के दोनों पटल पर रखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है। तो कैग जो है वो जो लेखा परीक्षण करता है तो वह राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं। फिर राष्ट्रपति उनको संसद के दोनों पटल पर रखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में। और राज्य स्तर पर राज्यपाल को लेखा परीक्षण की रिपोर्ट सौंपी जाती है और यह विधानमंडल में उस लेखा परीक्षण पर क्या करते हैं, जांच करते हैं, बहस होती है इस पर। फिर इसके बाद लोक लेखा समिति, यह भी कैग की तरह ही मिलता जुलता है, लोक लेखा समिति भी, ठीक है, जो सार्वजनिक व्यय के मुद्दों पर नियंत्रण और निगरानी रखते हैं। जो लोक लेखा समिति होती है यह भी सार्वजनिक व्यय के मुद्दों पर नियंत्रण और निगरानी रखते हैं। कैग जो है लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक होते हैं। अब राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा लेखा परीक्षण संबंधी कार्य कैग को सौंपे जाते हैं।
तो राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा लेखा परीक्षण जो संबंधी कार्य होते हैं सारे वो कैग को सौंपे जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही कैग से मिली रिपोर्ट को संसद में रखा जाता है। जो राष्ट्रपति को कैग रिपोर्ट देता है तो वह वहाँ कहाँ रखते हैं, संसद में रखते हैं, और राज्यपाल कहाँ रखते हैं, विधानमंडल में रखते हैं। अब कैग जो है एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से लोकतंत्र को मजबूती दी जा सकती है। वर्तमान में कैग के पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू आसीन हैं, जो कि भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो कैग जो है एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से लोकतंत्र को क्या मिलती है, मजबूती मिलती है। और जो वर्तमान में कैग के पद पर आसीन है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू और यह 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और यह पद कहाँ से लिया गया है, कैग का पद, तो यह पद लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण पद है और इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। अगर इन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो वह निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर पाएंगे, जो कैग है, ठीक है। और अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो पाएगा और सार्वजनिक धन का संरक्षण भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कैग का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है जिससे वह लोकतंत्र को मजबूती दे सके। कैग को स्वतंत्रता देने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, तो नियुक्ति की प्रक्रिया, तो इन्हें नियुक्त किया जाता है, ठीक है। हटाने संबंधी प्रस्ताव, अगर यह प्रस्ताव प्रसाद पर्यंत होता तो यह कैग जो है गवर्नमेंट के विरुद्ध जाकर अगर कोई कार्य करता तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। इसलिए इनकी नियुक्ति की जाती है, इनका निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति की जाती है। कैग को हटाने की जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जैसी ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इनको वेतन कहाँ से मिलता है, तो संचित निधि से मिलता है। और इससे भी जो क्या होता है, कैग का पद सबल बनता है, ठीक है, मजबूत बनता है। पद से हटने के बाद ना तो केंद्र स्तर पर और ना राज्य स्तर पर किसी सरकारी पद को यह धारण कर सकते हैं। तो केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर जब ये कैग के पद से हट जाते हैं तो फिर यह राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर किसी भी पद को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए लाई हूँ। तो दोस्तों थोड़ा शॉर्ट वे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्या है कैग? तो दोस्तों कैग जो है वो भारतीय संविधान में जो सार्वजनिक जो जनता का धन है, ठीक है, सार्वजनिक रूप से जो जनता का धन रहता है, जो सार्वजनिक धन है वो जनता का ही धन है। तो उस धन को कहाँ व्यय हो रहा है, व्यय जहाँ हो रहा है, जिसके लिए मांगा गया है पैसा, वहाँ सही ढंग से उसका व्यय किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी देख रेख कौन करता है? कैग करता है। फिर इस कैग का जो पद है ये स्वतंत्र होना जरूरी है, क्योंकि अगर यह स्वतंत्र नहीं होगा तो यह निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर सकता, लोकतंत्र को मजबूती नहीं मिल सकती। इसलिए कैग का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। कैग को हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जैसी होती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप इन्हें एक बार और पढ़ लीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, अच्छे से आप पढ़ लेंगे। तो दोस्तों अपनी आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।